एडवाइज्ड टू अवॉइड कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज परपीरियल वुमेन का मतलब है आफ्टर डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी के बाद से लेके चाइल्ड जो डिलीवरी हुई है उसके बाद से लेके 42 दिनों तक का समय क्या कहलाता है? परपीरियम पीरियड। क्या कहलाएगा? परपीरियम पीरियड। तो अब यहाँ पर इस परपीरियम पीरियड में यदि किसी भी क्लाइंट को, जो आपकी क्लाइंट है या फिर आपसे पूछा जाता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, उनको अवॉइड करने के लिए क्यों कहा जाता है? ऑप्शन में दे हैम्पर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, दे आर सीक्रेटेड इन मिल्क एंड आर हार्मफुल फॉर द बेबी, द कॉज रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, या फिर द कॉज गैस्ट्रिक रिफ्लक्स टू द बेबी। यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है कि ये मेडिसिन लेने को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है? तो यहाँ पर OCP सबसे अच्छी जो पिल्स होती हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद माँ क्या करेगी? ब्रेस्ट फीड कराएगी, तो क्या कहलाएंगी? लैक्टेटिंग मदर। इनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होती है मिनी पिल्स। क्या होती है? मिनी पिल्स। अब यहाँ पर यदि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन की हम बात करें तो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों कंबाइंड हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए की जाएंगी अवॉइड ताकि जो ब्रेस्ट मिल्क में मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करने का काम ना करें, क्योंकि जो हार्मोन है कुछ ना कुछ तरीके से डिस्टर्ब तो करेंगे ही, और यहाँ पर जो कंबाइंड OCP हैं वो तो अवॉइड करने के लिए ही कही जाएंगी। यदि आपको पूछें कि जो लैक्टेटिंग मदर है या फिर जो नर्सिंग मदर हैं उनके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन चॉइस क्या होगी? मिनी पिल्स। ना इनको OCP लेने की जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ना इनको वो लेने की सलाह दी जाएगी, ना माला N, ना माला D, ना छाया, निश्चय कुछ भी, सॉरी यहाँ पे ये सब लेने को नहीं कहा जाएगा, ना ही अंतरा। यहाँ पे इनको क्या लेने को कहा जाएगा? या तो मिनी पिल्स, या फिर जो नेक्स्ट मेथड हो सकती है कॉन्डोम, सबसे सेफ, या फिर इसके अलावा यदि 2 बच्चे हो गए हैं तो आप स्टरलाइजेशन के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है वहाँ की चॉइस पे। और फिर उससे और अच्छी चॉइस क्या है? मिनी पिल्स ना लेना चाहें तो वो है IUD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंसर्ट कराने के लिए भी आप एडवाइस कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट बिफोर दैट मैं बता दूं कि जो भी लोग ये पेपर लेंगे उनको बेनिफिट क्या होने वाला है। आपको कल एक दिन के टाइम में आप पूरे 40 पेपर सॉल्व कीजिए और परसों का पेपर दे के आइए, फिर आप बताना कि आपको पेपर किस तरीके से हेल्पफुल रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ हो, क्योंकि इतना जो प्राइस है मैंने इतना चीप रखा है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक कैंडिडेट जो पेपर दे रहा है वो अफोर्ड कर सकता है। और ये पेपर ना केवल आपके परसों के एग्ज़ाम के लिए है, बल्कि आपका जो मार्च में, नेक्स्ट मंथ मार्च में एग्ज़ाम है CHO के लिए, उसके लिए भी ये रामबाण की तरह आपको साबित होंगे, क्योंकि इसमें इन 40 पेपर में NHM के अलावा CHO के पेपर भी इंक्लूड किए गए हैं जो अभी तक अलग अलग स्टेट में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द बायोलॉजिकल थ्योरी बिलीव्स दैट डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ। तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल थ्योरी के कि डिप्रेशन का रीज़न क्या है? डिक्रीज्ड कॉर्टिसोल लेवल, इंक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, डिक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर नॉर्मल पैराथार्मोन लेवल। तो यहाँ पे ये चीज़ है जो बायोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डिप्रेशन वाला जो यहाँ पे कॉज कहा गया है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न हो सकता है TSH लेवल का बढ़ना। क्या है? TSH लेवल का बढ़ना, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका लेवल बढ़ना। ये चीज़ मैं यहाँ पर जो बायोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ठीक है, यदि आप 10 लोगों को देखेंगे, आप 10 या 20 लोगों के ऊपर ये सर्वे कर सकते हैं जो आपको आसपास बहुत इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि थायराइड प्रॉब्लम है जो आजकल, पहले फीमेल्स में ज़्यादा होती थी बट नाउअडेज मेल में भी टेस्ट कराते हैं तो उनमें भी निकल आती है। तो यहाँ पर डिप्रेशन का जो रीज़न पूछा है किसके कारण हो सकता है, तो हो सकता है TSH लेवल बढ़ने के कारण। अब जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या होती है उनमें TSH का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कुछ पूछो ही मत। और जब लेवल बढ़ता है तो उसके साथ साथ पर्सन में क्या होगा? बिल्कुल सुस्त है जो रहेगा। तो यहाँ पर एक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी के यहाँ पे कहा गया है कि जब भी TSH का लेवल बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में डिप्रेशन जैसे लक्षण दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। तो यहाँ पर प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन कौन से हैं? डिस्कॉइड शेप ऑफ द यूट्रस,
शॉर्टनिंग ऑफ द कॉर्ड, सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना या फिर बॉगी यूट्रस, क्या है प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन। प्लेसेंटा सेपरेट कौन सी स्टेज में होता है, लेबर की तीसरी स्टेज में। पहली स्टेज होती है क्या, सर्विक्स का डायलिटेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने के साथ साथ सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होना। दूसरी स्टेज होती है क्या, बेबी का बाहर आना और फीटल एक्सपल्सन। तीसरी और थर्ड स्टेज होती है प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज। और चौथी जो स्टेज होती है वो क्या होती है, ऑब्जर्वेशनरी स्टेज, जिसमें आपको माँ को पीपीएच के लिए है जो नोटिस करना है, साथ में बेबी को भी नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर प्लेसेंटल सेपरेशन का जो लक्षण है वो क्या होगा, सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना, क्या है, सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना, लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। और यहाँ पर जो बात की गई है, शॉर्टनिंग कॉर्ड नहीं रहेगी, लेंथनिंग कॉर्ड रहेगी, यूट्रस है जो ग्लोबुलर शेप में होगी, ना कि डिस्कॉइड शेप में होगी। थिक वाइट म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द फीमेल जेनाइटेलिया इज, फीमेल जेनाइटेलिया में क्या होगा, थिक कलर का वाइट है जो म्यूकस डिस्चार्ज होगा वो क्या है, लेबिया, एस्ट्रोजन, हाइमेन या फिर स्मैग्मा, क्या कहलाएगा। फीमेल जेनाइटेलिया से जो वाइट कलर का म्यूकस डिस्चार्ज होगा थिक होगा, क्या होगा, थिक होगा। तो यहाँ पर फीमेल जेनाइटेलिया की बात की जा रही है। यदि आपको कन्फ्यूज़न हो, एक होता है ल्यूकोरिया, क्या होता है, एक होता है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया का मतलब होगा कि जो वाइट कलर का पानी जैसे आएगा, पानी जैसे आएगा वेजाइना के थ्रू, तो वो कहलाता है ल्यूकोरिया। वो हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वाइट कलर का थिक म्यूकस डिस्चार्ज पूछा है, चीज़ी रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा स्मैग्मा। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्मैग्मा। लेकिन जब ये क्या है, लेकिन जब या तो ये वाइट हो सकता है, जब या किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो, क्या हो, प्रॉब्लम का मतलब कुछ भी एसटीडी रिलेट करते हुए डिसीज़ हो, तब इसका कलर है जो चेंज भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो सेबेसियस ग्लैंड है, क्या है, सेबेसियस ग्लैंड है, उससे निकलने वाला है क्या है, एक तरीके का कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल है, डेड स्किन सेल्स और ऑयल का कॉम्बिनेशन है, तो क्या कहलाता है, स्मैग्मा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द डेमोग्राफिक साइकिल इज हाई स्टेशनरी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो डेमोग्राफिक साइकिल में क्या, डेमोग्राफिक साइकिल है आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, डेमोग्राफिक साइकिल है। अकॉर्डिंग टू दैट क्या है यहाँ पे, हाई स्टेशनरी स्टेज यदि ये शो करती है, मतलब कि क्या है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। द डेथ रेट बिगन्स टू डिक्लाइन वाइल द बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज्ड। डेथ रेट डिक्लाइन स्टिल फर्दर एंड द बर्थ रेट टेंड्स टू फॉल। लो बर्थ एंड लो डेथ रेट। तो जो हाई स्टेशनरी स्टेज का मतलब है वो क्या है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं है, न बर्थ रेट तो है लेकिन डेथ रेट नहीं है। देखिए डेमोग्राफिक साइकिल की टोटल 5 स्टेज होती हैं, कितनी, 5। हाई स्टेशनरी, फर्स्ट, सेकंड अर्ली एक्सपेंडिंग, तीसरी लेट एक्सपेंडिंग, चौथी लो स्टेशनरी और 5वीं होती है डिक्लाइनिंग। अब यहाँ पे आप समझिए, बर्थ रेट हाई हो, डेथ रेट भी हाई हो, और यहाँ पर बर्थ रेट हाई हो, डेथ रेट हाई हो, तो ये क्या कहलाएगी, यहाँ पे ये कहलाती है आपकी फर्स्ट स्टेज, हाई स्टेशनरी स्टेज। दूसरी स्टेज में बर्थ रेट तो हाई हो लेकिन डेथ रेट क्या हो, रैपिड, फॉल्स रैपिडली, मतलब धीरे धीरे कम हो। फिर बर्थ रेट बहुत लो हो, क्या हो, तीसरी स्टेज क्या है यहाँ पर, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। तो यहाँ पे बर्थ रेट क्या होगी, कम होगी, और साथ में डेथ रेट भी कम होगी। फिर बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी कम है, मतलब बच्चे भी नहीं हो रहे हैं और जो लोग हैं वो ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहलाएगी, चौथी स्टेज। और 5वीं स्टेज में क्या है, येट टू बी सीन, या तो बढ़ सकती है, घट सकती है, और जो डेथ रेट है वो कम है, लिटिल चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है टोटल पॉपुलेशन के ऊपर जो स्टडी की जाती है अकॉर्डिंग टू दैट डेमोग्राफिक साइकिल के, तो यहाँ पर बर्थ रेट भी और डेथ रेट दोनों ज़्यादा है, मतलब कि ये क्या है, हाई स्टेशनरी स्टेज में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द हेमलिच मैन्यूवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट इज यूज फॉर द पेशेंट हु हैज़। तो हेमलिच मैन्यूवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ब्लडी नोज, ब्लॉक्ड एयरवे,
फॉलन आउट ऑफ बेड या फिर इम्पेयर्ड आईसाइट, किसके लिए हेमलिच मैन्यूवर अपनाया जाएगा और एब्डोमिनल थ्रस्ट। तो ये यूज़ किया जाएगा ब्लॉक्ड एयरवे के लिए, किसके लिए, ब्लॉक्ड एयरवे के लिए है जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अपर एयरवे में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, हेमलिच मैन्यूवर या तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं चोकिंग के लक्षण, या आपको एब्डोमिनल थ्रस्ट को लेके पूछ सकते हैं। तो यदि इन्फेंट में 1 साल से कम उम्र के बच्चे में बात करें तो घुटने के यहाँ पे रख के आपको करना है, और यदि एडल्ट में बात करें तो यहाँ पर आपका जो एब्डोमिनल एरिया है यहाँ पे पीछे से आपको जाके पकड़ना है, या तो इसको आपकी इमेज आ सकती है, एमपी में इमेज आई थी एब्डोमिनल थ्रस्ट और हेमलिच मैन्यूवर की, ये कौन सा प्रोसीजर है और किसके लिए परफॉर्म किया जा रहा है, कहलाता है हेमलिच मैन्यूवर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है Which among the following is not recommended for antenatal women admitted with premature rupture of membrane। यदि क्लाइंट का, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए फिर आपको ऑप्शन बताएंगे। यदि क्लाइंट क्या है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मतलब समय के पहले एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, तो यहाँ पर क्या रिकमेंड नहीं किया जाना है। एंटीनेटल मदर है, एंटीनेटल मदर का मतलब है कि अभी उसको लेबर पेन आना स्टार्ट नहीं हुए हैं, क्या है, लेबर पेन नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रेग्नेंट क्लाइंट है, तो यहाँ पर आप उसको क्या नहीं करेंगे यदि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है समय से पहले। PREM का केस है तो ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉइड्स, एप्लीकेशन ऑफ स्टेराइल वल्बल पैड, डिजिटल एग्जामिनेशन ऑफ द वेजाइना। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है यदि आपकी क्लाइंट को क्या हुआ है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुई है। तो जब भी हमेशा आपके पास प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या फिर एंटीपार्टम हेमरेज का केस आता है, तो इस दौरान आपको कभी भी है जो डिजिटल एग्जामिनेशन है जो वेजाइना का नहीं करना है। ऐसे केस में और कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस रहेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, डिजिटल एग्जामिनेशन ऑफ द वेजाइना, वेजाइना का है जो यहाँ पर आपको डिजिटल एग्जामिनेशन नहीं करना है। क्लियर है। तो यहाँ पर यदि आपको प्रीमेच्योर रप्चर की जगह पर एंटीपार्टम हेमरेज का केस आ जाए या फिर समय से पहले फ्लूइड लीक हो रहा हो, तो ऐसे केस में कभी भी डिजिटल एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको लगेगा कि किसको भाई शादी से डर लगेगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को शादी से डर लगेगा। क्वेश्चन है आपका, फियर ऑफ मैरिज इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ। तो विवाह का भय निम्न का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। शादी से डर लगना, एल्गोफोबिया, एक्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया या फिर गेमोफोबिया। डर लगना किसका एग्जाम्पल है, तो ये कहलाता है क्या, गेमोफोबिया, मतलब विवाह से डर लगना। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है क्लोज्ड स्पेस से डर लगना, किससे, क्लोज्ड स्पेस में रहने से डर लगना। फिर आता है आपका एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब होता है हाइट से डर लगना, किससे, हाइट से डर लगना। तो यहाँ पर जितने भी तरीके के फोबिया एग्जाम में आए आपको पता होना चाहिए। एल्गोफोबिया का मतलब है कि आपको किसी भी तरीके के दर्द से डर लगना। फिजिकल पेन, क्या है, फिजिकल पेन, दर्द से तो हालांकि सबको ही डर लगता है, लेकिन किसी किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ दर्द होता है तो उनको ज़्यादा डर लगने लगता है। तो यदि फिजिकल पेन के कारण कुछ डर लगे आपको, फियर हो, तो वो एल्गो, हाइट से डर लगना, एक्रो, क्लस्ट्रो मतलब बंद जगह पर डर लगना, गेमोफोबिया मतलब शादी से डर लगना। तो नाउअडेज अभी कुछ कुछ केस ऐसे आए हैं न्यूज़ में कि शादी से, जिनकी शादी नहीं हुई होगी उनको वैसे ही डर लगने लगेगा। नेक्स्ट वन इज द नेजोलैक्राइमल डक्ट ओपन इनटू ऑफ द नोज। तो जो नेजोलैक्राइमल डक्ट है, मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था कि जो नाक वाला पोर्शन है तो ये कहाँ पे ओपन होता है। लास्ट टाइम ईयर को लेके बताया था, इस बार क्या है, नेजोलैक्राइमल डक्ट है, नाक में कहाँ खुलती है, मिडिल मीटियस में, सुपीरियर में, वेस्टिब्यूल या फिर इन्फीरियर मीटियस में। तो ये ओपन होती है कहाँ पर, इन्फीरियर मीटियस में। कहाँ पर, इन्फीरियर मीटियस में। यहाँ पे मैं इमेज ऐड करती हूँ ताकि आपको समझना इजी रहे। एक ओपनिंग बताई जा रही किसकी, नेजोलैक्राइमल डक्ट की, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, मतलब इन्फीरियर, कहाँ पर, इन्फीरियर मतलब डाउन साइड में ओपन हो रही है। यूस्टेचियन ट्यूब आपको पूछा गया था, तो ये देखिए यहाँ पर इस पार्ट में ओपन हो रही है। स्फेनोइड साइनस भी पूछ सकते हैं, या फिर
कोई सा भी यहाँ पर ओपनिंग आपको पूछी जा सकती है। तो जो पीईबी का भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे, एक शिफ्ट में था यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग और दूसरे में थी नेसोलैक्राइमल डक्ट की ओपनिंग। तो ये कहाँ पर होती है? इन्फीरियर मीटियस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not a part of nursing care for a patient with Japanese encephalitis? तो Japanese encephalitis यदि किसी पेशेंट को है तो यहाँ पर क्या नहीं करना है? ऑप्शन में है एडमिनिस्टर प्लेटलेट्स टू प्रिवेंट द हेमरेज, या फिर मॉनिटर वाइटल साइन एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, या फिर यहाँ पर है आपको एडमिनिस्टर आईवी मैनिटोल, या फिर टैपेड स्पंज टू द पेशेंट। क्या है जो यहाँ पे आपको नहीं करना है? तो जब भी जैपनीज इंसेफ्लाइटिस को क्या कहा जाता है? फ्लेवी वायरस। क्या है? इसको कहा जाता है फ्लेवी वायरस। और ये किसके काटने के कारण होता है? क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। क्या है? क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के बाइट करने के कारण होगा। वायरस की बात करें हम तो क्या है यहाँ पर? फ्लेवी वायरस। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि फ्लेवी वायरस और कौन सी कैटेगरी वाले मॉस्क्यूटो में है। तो यहाँ पर जो मेन कॉज है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का क्या है? जो क्यूलेक्स स्पीसीज़ है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की, इसके अंदर होता है फ्लेवी वायरस, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर क्या नहीं करना? तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जब भी किसी पर्सन को जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की कंडीशन हो जाए तो यहाँ पर वो करना है आपको, आईवी मैनिटोल देना है, क्योंकि आईसीपी बढ़ने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है इसलिए। फिर टैपेट स्पंज करना है यदि हाई ग्रेड फीवर है तो गुनगुने पानी स्पंज करना है। लेकिन एडमिनिस्टर प्लेटलेट्स टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये आपको नहीं करना है, बाकी सब करना है लेकिन इसको बस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रमोट ट्रीटमेंट इन द फोकस ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंटिव केयर। तो अर्ली डिटेक्शन है और ट्रीटमेंट को प्रमोट करना है, किस लेवल के प्रिवेंटिव केयर है? यहाँ पर डिटेक्ट किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर डिसीज़ ऑलरेडी हो चुकी है और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्राइमरी, टर्सरी, प्रिमोडियल या फिर सेकेंडरी? तो यहाँ पर ये होगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी में क्या किया जाएगा? प्राइमरी में डिसीज़ होने के पहले ही हेल्थ एजुकेशन, वैक्सीनेशन, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके डिसीज़ होने से ही प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी की जा रही है कि डिसीज़ हो गई, डिटेक्ट हो गई है और उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, तो होगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्लियर है? नेक्स्ट वन, हाइपोडर्मल इंजेक्शन इज ऑल्सो टर्म्ड एज। तो हाइपोडर्मल इंजेक्शन को और क्या कहा जाता है? इंट्राडर्मल, इंटरस्पाइनस, इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस। कौन से इंजेक्शन है हाइपोडर्मल इंजेक्शन? तो हाइपोडर्मल इंजेक्शन कहलाते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। कौन से? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रियाज। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रियाज के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 2 कैटेगरी पेशेंट, मतलब सेकंड कैटेगरी का पेशेंट किस कलर से कलर टैग किया जाएगा? रेड, ग्रीन, येलो या फिर ब्लैक। तो ये चारों कलर इस्तेमाल होते हैं ट्रियाज में। ब्लैक मतलब पेशेंट है जो सर्वाइवल नहीं है, अब बचा ही नहीं है, डेथ हो गई है, तो ब्लैक टैग लगा देते हैं। येलो लगा दिया मतलब पर्सन को ट्रीटमेंट देना है। रेड मतलब इमरजेंसी में ही ट्रीटमेंट देना है। ग्रीन मतलब पेशेंट ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत स्किन वगैरह पर ब्रूसेस आए हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड लेवल की बात की जा रही है तो क्या होगा? येलो। क्या होगा? येलो। यदि फर्स्ट के कहते हैं हम, फर्स्ट में क्या होता है? रेड। क्या होता है? यदि फर्स्ट इमरजेंसी केयर की बात कहते हैं हम तो क्या होता है आपका? लाल रंग, खतरे का निशान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय कंडीशन नोन एज एनहेडोनिया। तो एनहेडोनिया का प्रभाव किस पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा? अफेक्ट पर, सेंसेशन या फिर स्पीच कॉग्निशन, किस पे होगा? एनहेडोनिया मतलब होता है इनेबिलिटी टू एक्सपीरियंस द प्लेजर, किसी भी चीज़ से खुशी मिलती है उस चीज़ को है जो व्यक्त ना कर पाना, वो कहलाता है एनेडोनिया। तो ये किस पे अफेक्ट करेगा? आपके अफेक्ट पर। किस पर? अफेक्ट कर
प्रभाव डालना पर, मतलब आप कोई चीज़ से खुश हैं लेकिन उस चीज़ को सो ही नहीं कर पा रहे हैं, तो किस काम की खुशी, तो किसको अफेक्ट करेगा, आपके अफेक्ट को ही। नेक्स्ट वन इज इन न्यूनेटल रिससिटेशन द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इज, तो न्यूनेट में जो न्यूनेटल रिससिटेशन में कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है, 3/1, 5/1, 1/5 या फिर 1/3, तो ये होता है 3/1, कितना, 3/1। नेक्स्ट इज प्रेशर सोर के, लेकिन आपको बताना है कि फर्स्ट और बिगनिंग साइन कौन सा है, इनिशियल साइन कौन सा है प्रेशर सोर का। ऑप्शन में स्वेलिंग, कूलनेस, नंबनेस एंड डिस्कलरेशन। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रेशर सोर को लेके, तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिगनिंग साइन, इनिशियल और स्टार्टिंग साइन कौन सा है, तो वो है डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। क्या होगा, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। स्केल पूछें किससे मापते हैं, तो वो है ब्राइडन स्केल। मिनिमम स्कोर कितना होता है, 6, मैक्सिमम स्कोर होता है 23। अलग अलग टाइप की जो भी स्केल हैं वो आपको जो सेकंड चैनल है वहाँ पर बता दी जाएंगे कि कौन सी स्केल किसको असेस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ब्राइडन स्केल किसके लिए यूज़ होती है, प्रेशर सोर के लिए, डेक्यूबिटस अल्सर को चेक करने के लिए कि जो यहाँ पर पॉइंटिंग है, सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन एंड फ्रिक्शन एंड शियर, ये चीज़ें यहाँ पर क्या की जाती हैं, चेक की जाती हैं। और मिनिमम स्कोरिंग दी जाती है 6, मैक्सिमम स्कोरिंग की बात करें तो 23। नेक्स्ट है यहाँ पर मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ बूफिंग कफ इज, तो बूफिंग कफ, पर्ट्यूसिस, 100 दिन की खांसी, ये इसका मोड ऑफ स्प्रेड है जो क्या है, कैसे स्प्रेड होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, दैट मीन्स टच करने से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, वॉमिट से या फिर वाटरबॉर्न से। बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस के थ्रू होने वाला इन्फेक्शन है। और ये कैसे स्प्रेड होगा, ट्रांसमिट होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, स्नीजिंग, कफिंग, या फिर आप किसी और के मुंह पे जाके छींक देते हैं तो इस तरीके से, तो ये किससे होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। वूफिंग कफ का कॉजेटिव एजेंट क्या है, बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होने वाला इन्फेक्शन है, मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। और पर्ट्यूसिस और बूफिंग कफ है, यदि एज पूछें पर्टिकुलर एज की किसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो लेस देन 2 ईयर। जिन भी बच्चों की एज 2 साल से कम होती है उन बच्चों को सबसे ज़्यादा पर्ट्यूसिस, बूफिंग कफ और 100 दिन की खांसी वाला इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है, इसको ऐड नहीं किया गया है, वो ये है कि जो डीपीटी में पर्ट्यूसिस कंटेंट होता है, तो जिन भी बच्चों को एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं, फेब्राइल फिट्स आते हैं, उनको पर्ट्यूसिस कंटेनिंग वैक्सीन नहीं दी जाती, क्योंकि इनमें से भी कन्वर्जन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम में यदि आए कि डीपीटी में ऐसा कौन सा कंटेंट है जो कि कन्वर्जन के पेशेंट के लिए रिस्की हो सकता है या फिर कॉन्ट्राइंडिकेट है, तो वह पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट वन इज टेट्रासाइक्लिन दैट इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ, तो टेट्रासाइक्लिन है जो कि एक एंटीबायोटिक है, किसके लिए, एज एन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर यूज़ की जाएगी। ऑप्शन में कोलेरा, मेनिंजाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस या फिर बॉर्डिटेला। बॉर्डिटेला और जो यहाँ पर अलग अलग इन्फेक्शन बताए गए हैं, तो टेट्रासाइक्लिन है जो किसके लिए यूज़ की जाती है, तो ये की जाती है कोलेरा के लिए एज एन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर। ड्रग ऑफ चॉइस भी किसको माना जाता है कोलेरा के लिए, तो वो टेट्रासाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज़ की जाती है, लेकिन यहाँ पर यदि कोलेरा की बात की जाए तो अभी रिसेंट में पौंडुचेरी का जो कराईकल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अभी रिसेंट में डायरिया कोलेरा है, जिसके कारण वहाँ पर पब्लिक इमरजेंसी भी डिक्लेयर की गई है। तो यदि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हाल फिलहाल में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी किस स्टेट ने लगाई है, तो वो लगाई है पौंडुचेरी ने कोलेरा के लिए, क्योंकि वहाँ पर रिसेंट में बहुत सारे डायरिया के केसेस आ रहे थे और डायरिया के बाद ही कोलेरा के चांसेस होते हैं। और कोलेरा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो क्या, टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। यदि ऑप्शन में दोनों होते हैं आपको टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन, तो आपको टेट्रासाइक्लिन को मार्क करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर नेम द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर दैट किल्स मैन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है कैंसर के कारण मेंस की, तो कौन सा कैंसर है, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लिवर कैंसर या फिर कोलोन एंड रेक्टम कैंसर। तो फीमेल में पूछते हैं तो सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन यदि मेन में बस पूछा है तो क्या है, लंग्स कैंसर से सबसे ज़्यादा डेथ होती है।
और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को लेके पूछें कि कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा डेथ होती है पूरे वर्ल्ड में, तो वो है कार्डियक। नेक्स्ट वन इज बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर स्पुटम डिस्पोजल। मान लीजिए किसी ने कहीं पर थूक दिया है तो उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर से, फिनॉल से, बर्निंग से कि फ्यूमिगेशन से। तो स्पुटम हो गया, स्टूल हो गया, इनको डिस्पोज करने के लिए है जो बेस्ट मेथड अपनाई जाती है वो होती है ब्लीचिंग पाउडर। एग्जाम में आपको आ सकता है स्पुटम हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, तो इनको डिस्पोज करने के लिए क्या अपनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन यदि फर्श पर ब्लड स्पिल हो गया HIV इन्फेक्टेड पर्सन का, कोविड-19 का, तब हम किससे ठीक करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड से। नेक्स्ट है यहाँ पर सिमेट्रिकल यूनिओक्यूलर रैशेस फर्स्टली अपीयरिंग फ्रॉम ट्रंक एंड देन ऑन फेस, आर्म्स एंड लेग्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच डिसीज। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्पफुल होते हैं और इसी तरीके से आपको मिलते भी हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो सिमेट्रिकल यूनिओक्यूलर रैशेस फर्स्टली देखने को मिलेंगे ट्रंक पर, उसके बाद फेस पर होंगे, आर्म्स पर होंगे और लेग्स पर होंगे। तो किस डिसीज़ के कैरेक्टरिस्टिक साइन है, स्मॉल पॉक्स, रूबेला, चिकन पॉक्स या फिर मीजल्स, ये चारों हैं जो कैसी डिसीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। तो यहाँ पर इन चारों कम्युनिकेबल डिसीज़ में से कौन सी डिसीज़ है जिनमें इस तरीके से साइन देखने को मिलते हैं, तो वो चिकन पॉक्स में। किस में देखने को मिलते हैं, चिकन पॉक्स में। फर्स्टली जो रैसेस हैं देखने को मिलेंगे ट्रंक पर, चेस्ट पर, देन आफ्टर बैक, फेस एंड आर्म्स पर देखने को मिलेंगे। तो ये रहे यहाँ पर चिकन पॉक्स के सभी, जिस तरीके से जो यहाँ पर ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है, तो ये सभी किसके हैं, ये हैं चिकन पॉक्स के। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ अ कम्युनिटी इज। तो कम्युनिटी में बेटर है जो हेल्थ स्टेटस किससे पता चलेगा, ऑप्शन में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, डिसेबिलिटी, प्रिविलेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो कम्युनिटी में बात की जा रही है यदि, तो पूरी कम्युनिटी में जो हेल्थ स्टेटस का इंडिकेटर बताएगा वो कौन होगा, तो वो होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। हो सकता है एग्जाम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना हो तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को भी आप मार्क कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रिफ्लेक्ट द ओवरऑल मॉर्टेलिटी लेवल ऑफ द पॉपुलेशन। तो पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन की मॉर्टेलिटी को रिप्रेजेंट करेगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो यहाँ पर जो मॉर्टेलिटी में चीज़ें इंक्लूड की, जो ग्रुप इंक्लूड किया जाता है वो होते हैं बच्चे, एडोलेसेंट, एडल्ट्स एंड एल्डरली। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट्स। तो यदि किसी को हमने रेडीमेड एंटीबॉडी लेके एडमिनिस्टर कर दी तो किस तरीके की इम्यूनिटी बनाएगी, एक्टिव एक्वायर्ड, पैसिव एक्वायर्ड, एक्टिव नेचुरल या फिर पैसिव नेचुरल। तो इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक तो होती है नेचुरल, दूसरी होती है आर्टिफिशियल। तो यहाँ पर जो इम्यूनिटी मिलेगी रेडीमेड एंटीबॉडी एडमिनिस्टर करने से, जो आपकी बॉडी खुद बनाएगी वो अलग होगी, लेकिन यहाँ पर जो आपने बाहर से लेके एडमिनिस्टर कर दी तो क्या होगी, आर्टिफिशियल कहलाएगी। अब आर्टिफिशियल है तो एक ऐसी होगी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी होगी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम इंजेक्शन के थ्रू आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सेफ स्ट्रेटजी इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रॉकोमा। सेफ कंटेंस ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। तो सेफ स्ट्रेटजी है जो कि ट्रोकोमा को कंट्रोल करने के लिए लाई गई थी। तो यहाँ पर सेफ स्ट्रेटजी में क्या इंक्लूड नहीं है, सर्जरी, एनुअल आई चेकअप, फेशियल क्लीनलीनेस, इन्वायरमेंटल हाइजीन। तो यहाँ पर जो पॉइंट इंक्लूड नहीं है वो है एनुअल आई चेकअप, बाकी सभी हैं। सर्जरी भी है, एस रिप्रेजेंट द सर्जरी, ए रिप्रेजेंट द एंटीबायोटिक, एफ रिप्रेजेंट द फेशियल क्लीनलीनेस और ई रिप्रेजेंट द इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। तो ये सभी क्या है, सेफ स्ट्रेटजी के कंपोनेंट हैं। और सेफ स्ट्रेटजी किसने रिलीज की थी, तो WHO ने ट्रोकोमा को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर ट्राइकियासिस सर्जरी जो कि कहलाएगी इंटर्न्ड आईलेसेस को ट्रीट करने के लिए की जाती है। तो ये क्या है यहाँ पर सेफ स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वन इज लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो भारत में अंधे हैं जो किस डिसीज के कारण होते हैं लोग सबसे ज़्यादा, विटामिन ए की कमी से, कैटरैक्ट से, ग्लूकोमा से या फिर ट्रॉकोमा से। लीडिंग कॉज है इंडिया में ब्लाइंडनेस का, अंधे होने का, वो क्या है, कैटरैक्ट। क्या है, कैटरैक्ट, जिसमें 62.6% इंक्लूड होते हैं
जो कि ब्लाइंडनेस का मोर और मोस्ट कॉमन रीजन बनता है, वो क्या है, कैटरेक्ट। नेक्स्ट वन इज अपीयरेंस ऑफ बर्टन्स लाइन इन हेड लीड पॉइजनिंग। बर्टन्स लाइन एग्जाम में आती है, तो बर्टन्स लाइन देखने को मिलेगी लीड पॉइजनिंग के कारण। अब क्वेश्चन में एग्जाम बनता है कि बर्टन्स लाइन किसके कारण देखने को मिलेगी, या फिर लीड पॉइजनिंग में कौन सी लाइन बनेगी, तो होगी बर्टन्स लाइन। तो ये किस तरीके की दिखेगी, ऑप्शन में पेल पिंकिश गम्स, ग्रीनिश कोटिंग ऑन गम्स, ब्राउन स्टेन ऑन टीथ, ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन गम्स। तो यदि लीड पॉइजनिंग है, किसी पेशेंट को बर्टन्स लाइन दिखाई दे रही है, तो ये किसके कारण है, ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन गम्स। इस तरीके से जो लाइन देखने को मिलेगी, जो लीड पॉइजनिंग के पेशेंट होंगे, क्रोनिक लीड पॉइजनिंग के, तो उनमें ये जो लाइन देखने को मिलेगी, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बर्टन लाइन और बर्टोनियम लाइन, जो कि क्लिनिकल साइन है जिन पेशेंट को क्रोनिक लीड पॉइजनिंग हुई हो। नेक्स्ट वन इज बैगोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल डिसीज से आपको 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर बैगोसिस है, किसको इनहेल करने से होगा, जूट डस्ट, शुगर कैन डस्ट, कॉटन डस्ट या फिर कोल डस्ट। तो यहाँ पर जो बैगोसिस है किसके कारण होगा, ये होगा शुगर कैन फैक्ट्रीज में जो भी लोग काम करते हैं गन्ने की फैक्ट्रीज में, वहाँ से। तो शुगर कैन डस्ट के कारण क्या होगा, बैगोसिस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द अर्ली साइन ऑफ लेप्रोसी। तो लेप्रोसी का अर्ली साइन क्या है, सिंकिंग ऑफ द नोज ब्रिज, थिकेंड पेनफुल नर्व, लीजन ओवर द स्किन, लॉस ऑफ सेंसेशन। होगा सब, लेकिन फर्स्ट अर्ली साइन होगा वो होगा थिकेंड एंड पेनफुल नर्व। क्या होगा, थिकेंड एंड पेनफुल नर्व। स्किन लीजन्स होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स, जो यहाँ पर दिख रहे हैं। आई डैमेज भी होंगी, लेकिन अर्ली सिम्टम में क्या होगा, लॉस ऑफ जो थिकेंड पेनफुल नर्व है, लॉस ऑफ सेंसेशन भी होगा, पेनलेस अल्सर्स भी डेवलप होंगे, स्किन लीजन्स भी होंगे, तो सब होगा। लेकिन यहाँ पर जो अर्ली साइन पूछे तो क्या, थिकेंड पेनफुल नर्व। नेक्स्ट वन इज कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ चॉइस इन केस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। यदि किसी को मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस हुई है, तो ऐसा कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पर कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी ट्रीट करने के लिए। ऑप्शन में रिफाम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन एंड क्लोरोक्विन। तो यहाँ पर रिफाम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन तीनों एंटीबायोटिक हैं। क्लोरोक्विन मलेरिया को ट्रीट करने में यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पर कहा है कि कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पर जो हम यूज़ करेंगे वो क्या होगी, वो होगी रिफाम्पिसिन। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द ट्रू अबाउट इंसिडेंस एक्सेप्ट। तो इंसिडेंस को लेके सभी पॉइंट्स सही हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है इट इज़ अ रेट, डज नॉट इंक्लूड ऑफ यूनिट ऑफ टाइम, न्यूमरेटर इंक्लूड्स नंबर ऑफ न्यू केस, डिनोमिनेटर इंक्लूड्स पॉपुलेशन एट रिस्क। तो यहाँ पर सभी हैं। इंसिडेंस का मतलब होता है किसी भी कम्युनिटी के टोटल न्यू केस। तो ये क्या है, रेट है। यहाँ पर न्यूमरेटर में न्यू केस इंक्लूड किए जाते हैं और डिनोमिनेटर में कितनी पॉपुलेशन रिस्क पर है वो। तो यहाँ पर सभी होंगे, लेकिन यहाँ पर यूनिट ऑफ टाइम इंक्लूड नहीं होता, ऑप्शन में दिया है लेकिन होता है। तो यहाँ पर न्यू केस है। इंसिडेंस रेट का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी मेजर करना किसी भी कम्युनिटी में कितने न्यू केस आए स्पेसिफिक डिसीज के स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये क्या है, इंसिडेंस रेट। प्रिवलेंस रेट होती तो ओल्ड एंड न्यू दोनों टाइप के केस हैं जो किसी एक टाइम पर दिखे हों वो माने जाएंगे। नेक्स्ट वन इज सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट। तो सबमर्ज्ड पोर्शन है आइसबर्ग का, क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिसीज के लिए ये जो आइसबर्ग फिनोमिना हिलाया गया था, जिसमें अनडायग्नोज्ड केस हैं, क्लिनिकल केस हैं, डेड केस हैं, फिर ट्रीटेड केस हैं। तो अनडायग्नोज्ड केस हैं जो किसमें रिप्रेजेंट होंगे, सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग। किसमें, आइसबर्ग रिप्रेजेंट करेगा सबमर्ज्ड पोर्शन, क्या रिप्रेजेंट करेगा, अनडायग्नोज्ड केस। अब यहाँ पर अनडायग्नोज्ड केस का मतलब क्या है, ऐसे केस, सब क्लिनिकल केस, करियर जो डिसीज के वाहक हैं या फिर जिनको डायग्नोज नहीं किया गया है, ये क्या कहलाएंगे, ये कौन रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर आइसबर्ग रिप्रेजेंट करेगा सबमर्ज्ड पोर्शन। और जो यदि फ्लोटिंग टिप पूछें
तो फ्लोटिंग टिप में जो भी चीज़ें फिजिशियन ने हॉस्पिटल में डायग्नोस हुई हैं वो आ जाएंगी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर यदि इमेज में एवस आए तो क्या आइसबर्ग फिनोमिना रिप्रेजेंट किया जा रहा है डिसीज का। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नर्स डूइंग व्हेन फॉर्मुलेटिंग अ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो कोई नर्स यदि नर्सिंग डायग्नोसिस बनाती है तो पहले क्या करेगी, प्लानिंग करेगी, असिस्ट करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी कि एनालिसिस करेगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के पहले वो होगी एनालिसिस करना। नेक्स्ट वन इज β2 ट्रांसफेरिन इज अ स्पेसिफिक टेस्ट डन इन विथ कंडीशन। तो β2 ट्रांसफेरिन टेस्ट किया जाता है किस कंडीशन को चेक करने के लिए, एलर्जिक राइनाइटिस, लूपस वल्गैरिस, मलेरिया या फिर CSF राइनोरिया। तो राइनोरिया का मतलब होता है कि कुछ भी रिलीज होना, तो यहाँ पर CSF राइनोरिया का मतलब क्या हो रहा है, CSF है जो रिलीज हो रहा है। तो β2 ट्रांसफेरिन टेस्ट किया जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया के लिए, CSF राइनोरिया के लिए। ऐसी कंडीशन जिसमें जो फ्लूइड है क्या है, वेयर द प्रोटेक्टिव फ्लूइड दैट सराउंड द ब्रेन फाइंड इट्स वे इनटू द नोज एंड साइनस। तो यहाँ पर जनरली जब बहुत ज़्यादा पानी आ रहा हो नाक से, उसके साथ साथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी आता है कि नहीं आता है, उसको चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाएगा वो क्या होगा, β2 ट्रांसफेरिन टेस्ट। किसके लिए होगा, CSF राइनोरिया को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर क्यों होगा, जनरली जब किसी बोन्स फेशियल बोन्स में या फिर स्कल में किसी भी तरीके का फ्रैक्चर या ट्रॉमा हुआ हो तब। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नोन एज द बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। तो कौन सी डिसीज है बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर है, कोलेरा है, मलेरिया है, TB है या फिर लेप्रोसी। सोशल स्टिग्मा पूछते हैं तो कहना है TB, और सोशल वेलफेयर बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर पूछे तो क्या है TB, ट्यूबरक्लोसिस। क्योंकि ये जनरली लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण होगी, हेल्थ एजुकेशन की कमी से, माल न्यूट्रिशन के कारण, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के कारण होगी, अर्ली मैरिज के कारण होगी। तो ये सभी क्या है यहाँ पर बैरोमीटर कहे हैं। तो सोशल बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर किस डिसीज को कहा गया है, TB को। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कवर अमाउंट फॉर फुल डिसेबिलिटी इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितना है जो अमाउंट कवर किया जाएगा फुल डिसेबिलिटी में, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख। तो टोटल जो अमाउंट कवर किया जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना के तहत वो होगा 2 लाख। और प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना लॉन्च हुई थी 9 मई 2015 को। गवर्नमेंट बेस्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। तो यहाँ पर 2015 में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे उस टाइम पर, अभी तो वो नहीं है। तो यहाँ पर उस टाइम पर ये स्कीम लाई गई थी। तो यहाँ पर इसको नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तो 8 मई को रिलीज़ किया था, लेकिन यदि एग्ज़ाम में आता है आपको ईयर पूछे तो 2015 में। और प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना लॉन्च कब हुई थी, 9 मई 2015 को। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ नोन एज। तो न्यू केसेस होना किसी भी पॉपुलेशन में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या कहलाएंगे, इंसिडेंस, प्रेवलेंस, पॉइंट प्रेवलेंस और ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यू केसेस हैं किसी भी कम्युनिटी में होते हैं, एक सेम टाइम पर होते हैं, तो क्या कहलाएंगे, इंसिडेंस। यदि नए पुराने दोनों होते हैं तो प्रेवलेंस पीरियड कहलाता, लेकिन ओनली नए हैं तो। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ पोलियो इन्फेक्शन। तो पोलियो का जो वायरस है किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, थ्रू द वेक्टर्स के, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, फीको ओरल रूट से या फिर ब्लड से। पोलियो इन्फेक्शन का स्प्रेड रूट पूछा है तो वो किससे होता है, फीको ओरल रूट से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड एज एंटी मलेरिया मंथ। तो हम एंटी मलेरिया मंथ किसको मनाते हैं, कल की जो एक क्लास हुई थी उसमें मलेरिया डे कब मनाते हैं, यहाँ पर कहा है एंटी मलेरिया मंथ कब मनाते हैं, दिसंबर में, जनवरी में, मई में या फिर जून में। तो हम एंटी मलेरिया पूरा मंथ सेलिब्रेट करते हैं जून में। जून में जो हम एंटी मलेरिया मंथ को सेलिब्रेट करते हैं तो यहाँ पर अवेयरनेस प्रोवाइड कराते हैं लोगों में कि मॉस्क्यूटो की ब्रीडिंग को कैसे प्रिवेंट करें।
वाटर स्टोरेज को वाटर स्टैग्नेट के लिए हम कैसे रोक सकते हैं ताकि गंदा पानी जमा ना हो। एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन आता है कि फ्रेश वाटर में कौन से मॉस्किटो होते हैं तो उसमें होते हैं डेंगू के मच्छर, एडिस होंगे। लेकिन यहाँ पर जो गंदा पानी होगा, पानी को भरने से जो एक जगह इकट्ठा होने से रोकेंगे हम, तो क्या होगा, मलेरिया के जो मच्छर उनकी ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। जो मलेरिया के प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वन इज ड्रग किट बी इज गिवन एट। तो किट ए और किट बी दी जाती हैं। अब इनके कंपोनेंट भी एग्जाम में आते हैं कि किट बी में क्या नहीं होगा, किट ए में क्या नहीं होगा। तो किट बी कहाँ पर दी जाती है, पीएचसी में, सीएससी में, सब सेंटर में या फिर फर्स्ट रेफरल यूनिट में। तो यहाँ पर तो ड्रग किट बी दी जाती है, कहाँ पर दी जाती है, तो ये दी जाती है सब सेंटर्स में। यदि किट ए का सामान पूछें कि इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, तो ORS, आयरन फॉलिक एसिड की स्मॉल एंड लार्ज टैबलेट, विटामिन ए और कॉट्रीमैक्सोल पीडियाट्रिक सॉल्यूशन टैबलेट है जो दी जाती हैं। किट ए में ये सामान रहेगा। किट बी में क्या रहेगा, तो किट बी में रहेगा मिथाइल अर्गोमेट्रिन, पैरासीटामोल, मिथाइल अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन टैबलेट, मेवेंडाजोल रहेगी, डाइसाइक्लोमाइन रहेगा, ऑइंटमेंट प्रोविडोन होगा, सिट्रेमाइड पाउडर होगा, कॉटन बैंडेज होगा और ऑब्जर्वेंट कॉटन होगा। तो एक किट ए और एक किट बी, एग्जाम में आपको किट बी का सामान भी पूछ सकते हैं, किट ए का सामान भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इनमें क्या क्या आइटम्स हैं जो इंक्लूड रहते हैं किट ए और किट बी में। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो वाटर की जो हार्डनेस है टेम्पररी है, उसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाएगा। ऑप्शन में है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम नाइट्रेट है। तो वाटर क्या है, हार्ड है। तो वाटर की हार्डनेस में क्या है, इसके कारण वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट है। तो ये किसके कारण होगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, जिसके कारण वाटर में हार्डनेस देखने को मिलेगी। जो आपके घर में बकेट्स होती हैं उनमें आप देखना कि वाइट कलर का, आप उनको कितना भी साफ कर लो, वाइट कलर का धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाता है कोटिंग। वो क्या है यहाँ पर, वो है वाटर की हार्डनेस के कारण जमने वाला कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट वन इज लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कैन बी सीन इन। तो सभी केस में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है जो हाई होगा किसी एक को छोड़कर। लेवल किसमें कम देखने को मिलेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है जो नॉर्मल ज़रूरत होती है किसके लिए, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। इनिशियल टाइम पर तो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है, आफ्टर दैट ये प्लेसेंटा बनाने लगता है। तो यहाँ पर लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल किसमें देखने को मिलता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। किसमें होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट वन इज पेन इन द काफ ऑन डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट, हॉमन साइन में इंडिकेट। तो हॉमन साइन किस में देखने को मिलेगा, जब आप अपने पैर को डॉर्सीफ्लेक्शन वे में घुमाएंगे तो क्या होगा, काफ मसल्स में पेन होगा, उसके लिए हम क्या कहेंगे, हॉमन साइन। और ये हॉमन साइन किस डिसीज़ में देखने को मिलता है, ऑप्शन में एन्यूरिज्म, सेल्यूलाइटिस, लिम्फेडिमा या फिर थ्राम्बोफ्लेबाइटिस। तो हॉमन साइन किसका क्लासिकल साइन है, तो ये थ्राम्बोफ्लेबाइटिस का। इस तरीके से जब भी आप पैर को घुमाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर नी के यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, पेन होगा, रेडनेस होगी, तो किसके कारण, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के कारण। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम DM, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इंडिकेट द हाइपरग्लाइसीमिया। तो किसी क्लाइंट को यदि डायबिटिक मेलाइटिस है तो उसमें हाइपरग्लाइसीमिया के लिए कौन से सिम्टम है जो इंडिकेट करेंगे। तो ऑप्शन में डाइफोरेसिस, डिजीनियस, हंगर, हेडेक, ब्लड विजन, नोजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्लासिकल साइन 3 पीस साइन होते हैं DM के, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। क्या है, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया क्या है, क्लासिकल साइन है किसके, हाइपरग्लाइसीमिया के। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। तो MgSO4 के लिए टॉक्सिटी, यदि मैग्नीशियम टॉक्सिटी है तो किससे हम ट्रीट करेंगे, एज एन एंटीडोट के तौर पर यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन है कैल्शियम ग्लूकानेट, नैलॉक्सोन, विटामिन के या फिर नन ऑफ द अबव। तो यदि मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम ओवरडोज हुआ है, टॉक्सिसिटी हुई है,
तो हम किससे ट्रीट कर सकते हैं एंटीडोट के तौर पर, तो है कैल्शियम ग्लूकानेट। नेक्स्ट इज पैरेट लाइक रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स स्पोकन बाय अनदर पर्सन इज नोन एज। यदि कोई पर्सन कुछ बोल रहा है उसी तोते जैसा पढ़ना, जिसको हम बोलते हैं तोते जैसे पढ़ना है, यदि आप तोते जैसे रिपीट कर रहे हैं, आप जो कुछ भी बोले उसको रिपीट कर रहा है सामने वाला, तो क्या कहलाएगा नियोलोगिज्म, डिस्कैलकुलिया, इकोपैरेक्सिया, फिर इकोलेलिया। तो दूसरे की पोजीशन को कॉपी करना कहलाएगा इकोपैरेक्सिया। नियोलोगिज्म का मतलब होगा न्यू वर्ड का फॉर्मेशन करना। इकोलेलिया मतलब होगा कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, कोई दूसरा जो कुछ भी बोल रहा है उसको रिपीट करना, क्या कहलाएगा इकोलेलिया। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या यूज़ किया जाता है, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, या फिर ह्यूमन एंड एनिमल सेरा। तो जितनी भी पैसिव इम्यूनाइजेशन है, क्या है, जितनी भी पैसिव इम्यूनाइजेशन है, मार्केट से खरीद के दिए जाने वाले तो यहाँ एंटीबॉडी हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन में आएंगे, और वो क्या है यहाँ पर, वो है ह्यूमन एंड एनिमल सेरा। नेक्स्ट इज वर्टिगो इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन। तो यदि वर्टिगो हो रहा है तो कहाँ पर प्रॉब्लम है, मिडिल ईयर में, एक्सटर्नल ईयर में, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, या फिर इनर ईयर में। तो वर्टिगो होगा तो आप बॉडी बैलेंस बनाने में है जो प्रॉपर तरीके से खड़े भी नहीं हो पाएंगे, वो ये सब कहाँ पर होगा, इनर ईयर में। जब नर्व्स में या फिर इनर ईयर में कुछ प्रॉब्लम होगी तब वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्टिगो है, किसके कारण होगा, ये होगा इनर ईयर में प्रॉब्लम के कारण। नेक्स्ट वन इज सर्जिकली रिपेयर ऑफ हर्निया इज। तो यदि हर्निया को किसी भी सर्जरी के थ्रू रिपेयर किया जाता है तो क्या कहलाएगा, लेप्रोस्कोपी, फिस्टुलेक्टोमी, हर्नियोक्टोमी, या फिर हर्नियोरेफ्री। रेफ्री का मतलब होता है रिपेयर करना, हर्नियोक्टोमी का मतलब होगा काट के रिमूव करना, लेप्रोस्कोपी का मतलब होगा विजुअलाइजेशन करना। तो यहाँ पर सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया, रिपेयर कर रहे हैं हम, ना कि कट कर रहे हैं, तो रिपेयर के लिए जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा, हर्नियोरेफ्री। नेक्स्ट वन इज द पर्पस ऑफ डीप पाल्पेशन इज टू असिस्ट। तो जब हम डीप पाल्पेशन करते हैं तो किसको असिस्ट करने के लिए करेंगे, स्किन टर्गर के लिए, टेम्परेचर के लिए, हाइड्रेशन के लिए, या फिर ऑर्गन्स के लिए। तो यहाँ पर पाल्पेट कर रहे हैं मतलब टच करके देख रहे हैं, तो किसको टच करके देखना है, डीप पाल्पेशन में इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। Which of the following is the reason for intradermal injection to be used for testing allergic reaction। तो किसी भी ड्रग्स के लिए, किसी भी मेडिसिन के लिए जब हमें एलर्जिक रिएक्शन टेस्ट करना होता है या फिर एलर्जी टेस्ट किए जाते हैं तो हमेशा इंजेक्शन इंट्राडर्मल दिए जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, इट इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर, इट डिफ्यूज़ रैपिडली, इट डिफ्यूज़ स्लोली, या फिर इट इज़ लेस पेनफुल। तो जब भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन एडमिनिस्टर किए जाते हैं तो इनका जो रीज़न होता है कि इंट्राडर्मली क्यों दिए जा रहे हैं, आईवी क्यों नहीं दे रहे हैं, इनका रीज़न होता है कि डिफ्यूज़न इनका बहुत ही स्लो होता है। कैसा होगा, स्लो होगा। इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर जितने भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिए जाते हैं जनरली एलर्जिक रिएक्शन के लिए या फिर किसी मेडिसिन को हमें टेस्ट करना है, किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी चेक करना है, तो इंट्राडर्मल रूट ही अपनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज अ नर्स शुड मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द ड्रग। तो यदि किसी को ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया है तो एक नर्स इनटेक आउटपुट चार्ट चेक करती है। तो ऐसा क्यों करती है, बिकॉज ऑफ द ड्रग कैन कॉज इंक्रीज द थर्स्ट, इंड्यूस द डायरेटिक इफेक्ट्स, कॉज द टॉक्सिसिटी ऑफ किडनी, या फिर कॉज द वाटर रिटेंशन। तो यहाँ पर जब भी ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जाता है तो क्या हम करेंगे, इनटेक आउटपुट मेंटेन करते हैं, चेक करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, जिससे हम पेशेंट का वाटर रिटेंशन लेवल चेक कर सकें, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करती है, वाटर इंटॉक्सिकेशन क्रिएट कर सकती है। ऑक्सीटोसिन कैन कॉज वाटर रिटेंशन इन द बॉडी, दिस इज बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एडीएच। तो ऑक्सीटोसिन के एंटी डायबिटिक हार्मोन जो कि वैसोप्रेसिन कहलाता है उसी के जैसा स्ट्रक्चरली देखने को मिलेगा। तो जब ऑक्सीटोसिन और एडीएच दोनों पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी ब्लड में, तो एडीएच क्या करेगा, वाटर को ब्लड में रेगुलेट करने का काम करेगा। लेकिन जब
ऑक्सीटोसिन यदि इन्फ्यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, इसके अपोजिट काम करेगा। तो यहाँ पर वाटर इंटॉक्सिकेशन को मेज़र करने के लिए क्या किया जाएगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन डेवलप तो नहीं हो रहा है, उसको मेज़र करने के लिए इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन किया जाएगा, चेक किया जाएगा यदि पर्सन को ऑक्सीटोसिन दी जा रही है तो। नेक्स्ट इज स्वे बैक अपीयरेंस इज सीन इन चाइल्ड विथ। तो स्वे बैक अपीयरेंस बच्चों में कब देखने को मिलेगा, काइफोसिस में, लॉर्डोसिस में, टेलीपेज में या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर डिफॉर्मिटी है स्पाइनल कॉर्ड के कारण, तो यहाँ पर जो डिफॉर्मिटी है तो स्वे बैक अपीयरेंस देखने को मिलेगा लॉर्डोसिस में। किसमें देखने को मिलेगा, लॉर्डोसिस में। स्वे बैक इस तरीके से, लंबर लॉर्डोसिस में इस तरीके से आगे को पर्सन झुका रहेगा। थोरेसिक में जो थोरेसिक वर्टिब्रा है यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, और जो फॉरवर्ड है कहाँ पर है, फॉरवर्ड हेड रहेगा। तो ये सभी क्या है, बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम है उसमें होने के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज विच इनहिबिट द ग्लूकागॉन सीक्रेशन। तो कौन सा है यहाँ पर जो ग्लूकागॉन के सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करेगा, अमीनो एसिड, एक्सरसाइज, सोमेटोस्टेटिन या फिर बीटा एगोनिस्ट है। तो ग्लूकागॉन जो सीक्रेशन है उसको इनहिबिट करने का, सप्रेस करने का जो काम करेगा वो क्या होगा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज आयरन इज एब्जॉर्ब्ड ऑलमोस्टली एंटायरली इन। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, इलियम में, ड्यूडेनम में, स्टमक में कि जेजुनम में। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन यदि एग्जाम में आता है तो पूरी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम में। स्मॉल पार्ट इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट वन इज बाइट सेल्स आर सीन इन। तो बाइट सेल्स किस में देखने को मिलेंगी, इम्यून हीमोडायलिसिस में, G6PD डेफिशिएंसी में, मलेरिया में या फिर नन ऑफ द अबव में। तो जो बाइट सेल्स हैं ये देखने को मिलती हैं G6PD डेफिशिएंसी में, जो कि क्या है यहाँ पर ऑक्सीडेटिव हीमोलाइसिस है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेडिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी में जो बाइट सेल्स हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर ओपनिंग द एयरवे सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो यदि किसी को हमें डाउट है कि इसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो हमें उसका एयरवे ओपन करना है तो कौन सी मेथड अपनाएंगे, हेड टिल्ट मेथड, चिन लिफ्ट मेथड, जॉ थ्रस्ट मेथड या फिर हेमलिस्ट मेथड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का हमें डाउट हो रहा है यदि, तो ऐसे केस में हमें कौन सी मेथड अपनानी है, तो वो होगी यहाँ पर जॉ थ्रस्ट मेथड। क्या होगी, जॉ थ्रस्ट मेथड, जिससे स्पाइनल कॉर्ड है जो यहाँ पर और डैमेज ना हो पाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड अपनाई जाएगी वो क्या होगी, जॉ थ्रस्ट मेथड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर CVA। तो यहाँ पर CVA के लिए नॉन मॉडिफाइबल दैट मीन्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते ऐसे फैक्टर कौन से हैं। तो ऑप्शन में एल्कोहलिज्म, हेरिडिटरी, स्मोकिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ऐसे फैक्टर्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते तो हो गई हेरिडिटरी, हो गई हमारी एज, हो गई और हमारे जो भी जीन्स हैं वो हो गए, रेस हो गया, मेल है फीमेल है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है, सॉरी उनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉन मॉडिफाइबल में हमारे हाथ में उनको बदलना नहीं है, लेकिन जो मॉडिफाइबल है उनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप शराब पीते हैं उसको छोड़ सकते हैं, मोटे हैं, ओबेसिटी है तो एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं, एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होगा वो क्या होगा, हेरिडिटरी, जीन्स होंगे आपके जिनको हम चेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज व्हाट टेक्निक ऑफ असेसमेंट हेल्प्स टू डिटरमाइन कीटो एसिडोसिस। तो कीटो एसिडोसिस है जो यहाँ पर कीटो एसिडोसिस को चेक करने के लिए कौन सी टेक्निक है जो हम अपना सकते हैं। ऑप्शन में है यहाँ पर पाल्पेशन से, इंस्पेक्शन से, ऑस्कल्टेशन से या फिर ऑल्फैक्शन से। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में क्या होगा, कीटोन बॉडीज ज़्यादा हो जाएंगी। ऑल्फैक्शन का मतलब हो गया यहाँ पर हमें सूंघना, क्या है, स्मेल करना। तो यदि यहाँ कीटो एसिडोसिस को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, स्मेल के थ्रू पहचान सकते हैं, वो क्या होगा, ऑल्फैक्शन। क्योंकि जो कीटो एसिडोसिस के पेशेंट होते हैं उनकी जो सांसें होती हैं वो सांस छोड़ेंगे तो कैसा होगा, फ्रूटी सेंटेड है जो बैड
ब्रीदिंग आएगा, आपको स्मेल आएगी, तो इससे हम ऑल्फैक्शन के थ्रू कीटोएसिडोसिस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 8th क्रैनियल नर्व अफेक्ट। तो 8वें नंबर की क्रैनियल नर्व का नाम क्या है? वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व। तो 8वें नंबर की क्रैनियल नर्व से क्या है जो अफेक्ट होगा? टच, टेस्ट, स्मेल या फिर इक्विलिब्रियम। तो 8वें नंबर की क्रैनियल नर्व से जो चीज़ डिस्टर्ब होगी वो क्या होगी? तो वो होगी यहाँ पर इक्विलिब्रियम, बॉडी बैलेंस, क्योंकि वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व जो कि बॉडी बैलेंस के लिए और साथ ही साथ सुनने में दोनों में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम कौन सा नहीं है? ड्राई लिप, सेकीनेस, ब्लड विजन या फिर फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर। तो यहाँ पर ड्राई लिप्स हैं, सेकीनेस है, ब्लड विजन है, ये सब किसके साइन है? हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है। लेकिन जो फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर है किसका साइन है? ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का साइन है। नेक्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी मसल कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट के लिए मैंने सेकंड चैनल है शॉर्ट्स, मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स, उस पर वीडियो अपलोड किया, तो आप जाके वॉच कर लेना। तो लॉन्गेस्ट मसल्स है ह्यूमन बॉडी की सार्टोरियस मसल्स। कौन सी मसल्स है? सार्टोरियस मसल्स। लॉन्ग नैरो मसल रनिंग ऑब्लिकली अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द ईच थाई फ्रॉम द हिप बोन टू द इनसाइड ऑफ द लेग बिलो द नी। तो ये क्या है? सार्टोरियस मसल, जो कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट मसल है, मानी जाती है। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ऑसिकल्स। तो ईयर ऑसिकल्स का मतलब है यहाँ पर जो मिलियस, इनकस, स्टेपस तीनों है, तो इनके बीच में जो जॉइंट्स रहेंगे वो कौन से जॉइंट्स हैं? साइनोवियल हैं, फाइब्रस हैं, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस हैं, फिर प्राइमरी कार्टिलेजिनस हैं। जॉइंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ऐसे जॉइंट्स जो क्या कहाँ पर हो? ईयर वेसिकल्स में। तो वो कौन से हैं? तो वो साइनोवियल जॉइंट। क्या है? साइनोवियल जॉइंट्स। तो ईयर बोन, ईयर ऑसिकल्स और ऑडिटरी ऑसिकल, तीनों चीज़ें एक ही कहलाती हैं, जिसमें 3 बोन्स होती हैं। पेयर में पूछे तो 3 में, और टोटल 6 होती हैं। मेलियस जो कि हैमर शेप में रहेगी, इनकस एनुअल शेप में, और स्टेपस है जो स्ट्रिप शेप में रहेगी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई इज नोन एज। तो आंखों का ब्लाइंड स्पॉट किसको कहा जाता है? कॉन्स को, रॉड्स को, ऑप्टिक डिस्क को या फिर प्यूपिल को? तो जो ब्लाइंड स्पॉट है आंखों का वो क्या? ऑप्टिक डिस्क। एलेंस टेस्ट इज यूज्ड फॉर, एग्जाम में आता है एलेंस टेस्ट क्यों किया जाता है? मीडियन नर्व कंप्रेशन के लिए, अल्नर नर्व फंक्शनिंग के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च या फिर नन ऑफ द अबव। तो एलेन टेस्ट किया जाता है इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च के लिए। यहाँ पर इसे चेक किया जाता है कि जो अल्नर आर्टरी में किसी भी तरीके का थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो रहा है, जो कि रेडियल को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए, ब्लड फ्लो के लिए टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? अ प्रोसीजर कॉल्ड द एलेन टेस्ट में बी यूज्ड टू फाइंड आउट इफ द ब्लड फ्लो टू योर हैंड इज नॉर्मल। तो हाथों में आपके ब्लड की प्रॉपर सप्लाई हो रही है नहीं, उसको चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है, एलेन्स टेस्ट। तो यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या करते हैं आपके लिए? ड्रॉइंग योर ब्लड विल अप्लाई प्रेशर टू द आर्टरीज इन योर रिस्ट फॉर सेवरल सेकेंड। तो यहाँ पर आपकी आर्टरीज के यहाँ पर प्रेशर लगा के रखेंगे, चेक करेंगे कुछ सेकेंड में ब्लड फ्लो होता है या नहीं। तो यहाँ पर इस टेस्ट के लिए क्यों किया जाता है? पाल्मर आर्च की इंटीग्रिटी के लिए, कि यहाँ पर दैट इज द टेस्ट डन टू डिटरमाइन दैट द कोलेटरल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट फ्रॉम द अल्नर आर्टरी इन केस ऑफ थ्रोम्बोसिस अकर इन द रेडियल। यदि रेडियल में किसी भी तरीके का थ्रोम्बस है या फिर क्लॉट है तो अल्नर आर्टरी ब्लड की सप्लाई कर पा रही है नहीं, उसके लिए एलेन्स टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ। तो कार्पल टनल सिंड्रोम सबसे ज़्यादा जो लोग आईटी फील्ड वाले होते हैं या फिर कंप्यूटर्स पर लंबे टाइम तक काम करते हैं उनमें देखने को मिलता है। कार्पल टनल में कौन सी नर्व है जो कंप्रेस होगी? रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व या फिर अल्नर आर्टरी। तो कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है जब मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। क्या होगी? मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। तो यहाँ पर आपको आपके हाथ में नब्बनेस, टिंगलिंग, वीकनेस है जो आपके हाथ में फील होगी, इसके लिए क्या कहा जाता है? कार्पल टनल।
रिस्ट के लिए क्या कहा जाता है, कार्पल टनल। तो यहाँ पर एक कौन सी नर्व के कारण होगी, मीडियन नर्व के कारण। नेक्स्ट इज वॉल्व ऑफ हैसनर्स इज प्रेजेंट इन। तो हैसनर वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, नेजो लैक्राइमल डक्ट्स में, पैंक्रियाटिक डक्ट्स में, कैरोटिड ग्लैंड डक्ट में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। तो वॉल्स ऑफ हैसनर रहेंगे कहाँ पर, नेजो लैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर। ये देखिए वॉल्व ऑफ हैसनर यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे लोअर एंड ऑफ द नेजो लैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर, जो कि जनरली क्या करते हैं, एयर को प्रिवेंट करते हैं ब्लो बैक होने से। तो इसीलिए यहाँ पर इनका नाम भी क्या रखा गया है, वॉल्व ऑफ हैसनर। नेक्स्ट वन इज विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डन इन डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, सिक टेस्ट। डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, सिक टेस्ट है जो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने में होता है। माउंटेक्स टेस्ट होता है टीबी को डायग्नोस करने में। टाइफाइड के लिए विडाल होता है। सिफिलिस के लिए होता है VDRN टेस्ट। स्कारलेट फीवर के लिए होता है डिक टेस्ट। टाइफस फीवर के लिए होता है वेलफ्लेक्स टेस्ट। तो स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो एक पर्टिकुलर डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज यूजुअल डोज ऑफ PPD इन माउंटेक्स टेस्ट। तो माउंटेक्स और ट्यूबरकुलिन टेस्ट में प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट किए जाते हैं। कितना डोज है जो PPD का लिया जाता है माउंटेक्स टेस्ट के लिए, 20 IU, 5 IU, 100 IU या फिर 200 IU। तो इंट्राडर्मल रूट से PPD है जो एडमिनिस्टर की जाती है माउंटेक्स टेस्ट ट्यूबरकुलिन टेस्ट में। रीडिंग कितने घंटे के बाद सही आती है, 48 से 72 घंटों में। और कितना PPD इंसर्ट किया जाता है, 5 IU। कितना, 5 IU। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। तो इंसुलिन के लिए हम किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, IV, SC, IM या फिर इंट्राडर्मल रूट से। तो जो इंसुलिन है किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से है जो हम इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं।